नमस्कार, मैं डॉक्टर रजत जांगिड़, शोल्डर और नी सर्जन, जयपुर। दोस्तों, हमारे चैनल पे हम शोल्डर और नी इंजरी से जुड़ी अलग अलग जानकारी आपसे शेयर करते रहते हैं और आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है फ्रोजन शोल्डर। तो दोस्तों, फ्रोजन शोल्डर अपनी सामान्य पॉपुलेशन में अप्रोक्सीमेटली 3% पॉपुलेशन को लाइफ में कभी ना कभी अफेक्ट करता है। फ्रोजन शोल्डर है, इसमें आपका जो कंधा है वो बिल्कुल जाम हो जाता है, उसके मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, पेनफुल कंडीशन है और स्पेशली आपको नाइट में पेन काफ़ी ज़्यादा रहता है, रात में आपकी नींद है वो काफ़ी दूभर हो जाती है। तो दोस्तों, अपना जो कंधे का जोड़ है वो एक तरह का बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है, जिसमें कि काफ़ी सारे मूवमेंट रहते हैं, मतलब इसकी मोबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसका जो कैप्सूल है, जो एक तरह का इसकी मांसपेशी होती है जिसको कवर रखती है, वो काफ़ी लूज होती है, ढीली होती है। लेकिन फ्रोजन शोल्डर में जो कैप्सूल है उसमें किसी तरह का इन्फ्लेमेशन, सूजन होने की वजह से ये जाम हो जाता है और काफ़ी थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, जिससे जो मूवमेंट है वो सभी डायरेक्शंस में धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। सबसे पहले कुछ स्पेसिफिक मूवमेंट जैसे रोटेशन कम होता है, फिर धीमे धीमे करके आपके सारे ही मूवमेंट हैं वो कम होने लगते हैं। तो फ्रोजन शोल्डर के जो आमतौर पे कारण है वो है किसी चोट के बाद में कोई इंजरी आपको हुई है, जैसे आपको शोल्डर के अराउंड कोई इंजरी हुई है या आपको कोई सर्जरी हुई है, उसके बाद हो सकता है। कुछ केसेस में जैसे हाथ में आपका प्लास्टर लगाया है और आप हाथ बिल्कुल इस तरीके से बांध के रखते हैं, तो उस केसेस में भी प्लास्टर के महीने डेढ़ महीने बाद आप खोलते हैं तो आप देखते हैं कि कंधे के मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो गए हैं। इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपोथायरॉयड है, दूसरी जो मेडिकल कंडीशंस हैं जैसे हार्ट डिजीज़, इनमें जो कंधे के मूवमेंट है वो धीमे धीमे करके कम होते जाते हैं। तो ये जो कुछ कारण है, इनमें जो कंधे की जो जाम होने की संभावना है वो बढ़ जाती है। फ्रोजन शोल्डर है वो आमतौर पे आप लोगों को 45 की एज से 70 की एज में नॉर्मली अफेक्ट करता है और ये एक कंधे से स्टार्ट होता है और कुछ केसेस में ये दूसरे कंधे में भी अप्रोक्सीमेटली 25 से 30% केसेस में ये दूसरे कंधे में भी कभी ना कभी आपको हो सकता है। फ्रोजन शोल्डर में आमतौर पे ये सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन होती है, मतलब अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं भी लेते हैं तो भी ये जो कंडीशन है वो अपने आप 6 महीने से 1.5 साल के बीच में अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन जो मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट आपको इसलिए रहती है क्योंकि 6 महीने से लेकर 1.5 साल के बीच में आप सीवियर पेन और जकड़न, स्पेसिफिकली नाइट पेन, मतलब आपको रात में जो ज़्यादा दर्द होता है उसको कम करने के लिए आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो कंडीशन है वो आमतौर पे 3 फेजेस में जाती है। तो जो फर्स्ट फेज होती है उसको अपन कहते हैं फ्रीजिंग फेज, सेकंड फेज को अपन कहते हैं फ्रोजन फेज और जो थर्ड फेज है वो रिकवरी फेज है। जो फर्स्ट फ्रीजिंग फेज है उसमें सामान्य तौर पे आपको पेन बहुत ज़्यादा सीवियर रहता है, सीवियर नाइट पेन रहता है। पेन आपका नॉर्मली कंधे के अराउंड रहता है और आपके जो आर्म है यहाँ तक हो सकता है। स्पेसिफिकली आप अगर उस करवट लेकर लेटते हैं, जैसे आपको राइट साइड में अगर आपको फ्रोजन शोल्डर हुआ है और राइट साइड की आप करवट लेना चाहते हैं तो आप रात में वो करवट बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगे। इस पोजीशन में आपको सीवियर नाइट पेन होगा। धीमे धीमे करके ये पेन की वजह से और जो आपका कैप्सूल जाम हो रहा है उसकी वजह से मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होने लग जाते हैं और जो फर्स्ट फेज में पेन ज़्यादा रहता है, धीमे धीमे करके मूवमेंट भी रेस्ट्रिक्ट होने लग जाते हैं। सेकेंड फेज है वो अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट फेज के 4 से 6 महीने बाद में स्टार्ट होती है और इस फेज में जकड़न ज़्यादा होती है और पेन है वो रहता है, लेकिन पहली फेज से धीमे धीमे करके कम होने लग जाता है। मूवमेंट जो है आपके शुरू में रोटेशंस, मतलब आपके बाहर की तरफ हाथ ले जाना और अंदर की तरफ हाथ ले जाना, यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन धीमे धीमे करके ये पूरे ही जोड़ के मूवमेंट है वो कम कर देता है और अगर आप ऑपोजिट शोल्डर से कंपेयर करें तो आपके जो मूवमेंट है वो आधे से भी कम रह जाते हैं। इसके ये जो फेज है वो अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ टू 9 मंथ ये वाली फेज रहती है। इसके बाद धीमे धीमे करके आपकी स्टिफनेस भी कम होती जाती है, पेन भी कम होता जाता है और रिकवरी फेज आ जाती है। तो ये जो स्लो फेज है जिसमें पेन भी कम होता जाता है, आपकी जो स्टिफनेस है वो भी कम होती जाती है, ये अप्रोक्सीमेटली 6 to 12 मंथ लास्ट करती है। तो तीनों फेज का ओवरऑल ड्यूरेशन डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट अलग अलग पेशेंट में अलग अलग रहता है। तो ये जो ड्यूरेशन है वो 6 मंथ टू 12 मंथ या 18 मंथ तक प्रोलॉन्ग हो सकता है, मतलब इतने लंबे समय तक आपको समस्या रह सकती है। ट्रीटमेंट भी है वो फ्रोजन शोल्डर का, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन, मतलब अपने आप ही ठीक होने वाली कंडीशन है। लेकिन क्योंकि आपको सीवियर पेन है, आपको बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, नाइट पेन रहता है, इस वजह से आपको ट्रीटमेंट लेने की इसमें ज़रूरत पड़ती है। पेन जो फेज है, फर्स्ट फेज जिसको अपन कहते हैं फ्रीजिंग फेज है, इसमें जो अपना मेन टारगेट रहता है कि आपका पेन कम किया जाए। अब सेकेंड फेज में जैसे जैसे पेन कम होता जाता है और स्टिफनेस बढ़ती जाती है, तो सेकंड फेज और थर्ड फेज में अपना टारगेट ये रहता है कि आपके जो मूवमेंट है जो कम हो गए वो मूवमेंट को बढ़ाया जाए।
पेन कम करने के लिए नॉर्मली जो पेशेंट्स हमारे पास में आते हैं, स्पेसिफिकली नाइट पेन बहुत ज़्यादा सीवियर रहता है, तो इन पेशेंट्स को हम आइस कंप्रेशन के लिए कहते हैं कि आप बर्फ़ का सेक करें। तो इसमें जो शोल्डर है, इसमें जो फ्रंट वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट में, और पीछे बैक वाला पार्ट, ये और अराउंड द आर्म, इस पूरे एरिया में आपको एटलीस्ट 10 मिनट बर्फ़ का सेक करना है। अगर आपको नाइट पेन सीवियर है तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा राहत दे सकता है रात में बर्फ़ का सेक करने से। कुछ पेशेंट्स में जो गर्म सेक करने से भी लाभ मिलता है, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट्स में देखा गया है कि जो ठंडा सेक है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा कुछ पेन किलर मेडिसिन जैसे NSAIDs ये आप ले सकते हैं सुबह शाम, जिससे आपके पेन में काफ़ी राहत रहती है। एक जो चीज़ देखी गई है कि आप उस करवट लेटते हैं तो आपको पेन बहुत ज़्यादा सीवियर रहता है, तो कुछ पर्टिकुलर पोजीशंस हैं, उन पोजीशंस को लेके आप अपना जो नाइट में जो सीवियर पेन है उसको कम कर सकते हैं। जिस कंधे में आपको दर्द है, फ्रोजन शोल्डर है, उस करवट में आपको लेटना नहीं है, ऑपोजिट करवट लेके लेटना है। साथ में जो गर्दन है उसके पास में सपोर्टेड एक पिलो रखना है, जिससे आपकी गर्दन सपोर्टेड रहे, इस तरीके से मोड़ी बनी रहे। करवट लेके लेटेंगे तो जो हाथ आपका फ्रोजन शोल्डर है जिस हाथ में, उस हाथ में वो ऊपर की तरफ में रहेगा, तो आप उसको सपोर्ट करने के लिए भी आप करवट लेके और एक पिलो लगा सकते हैं, जिसमें उसमें मूवमेंट नहीं रहे। और अगर आपने बर्फ़ का सेक भी किया है एनाल्जेसिक के लिए, तो आपको रात के दर्द में काफ़ी राहत मिल सकती है। अब कुछ पेशेंट्स में पेन है वो बहुत ज़्यादा सीवियर रहता है, ये सब करने के बाद में भी उसमें राहत नहीं मिलती है, तो उन पेशेंट्स के लिए हम लोग इसमें स्टीरॉयड इंजेक्शन है वो डालने के लिए उनको एडवाइस करते हैं कि उन पेशेंट्स में स्टीरॉयड का इंजेक्शन भी यूज किया जा सकता है। चूँकि ये पेशेंट्स में डायबिटीज़ काफ़ी कॉमन होता है, तो हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि आप पहले अपना शुगर का टेस्ट कराएं, कंट्रोल शुगर रहेगी तो ही आपका जो इंजेक्शन है वो लगाया जाएगा। शोल्डर का जो ये स्टीरॉयड इंजेक्शन है, ये आपको कुछ टेम्परेरी पीरियड के लिए 2-3 महीने के लिए आपको दर्द में राहत दे सकता है, जिससे कि आप अपनी एक्सरसाइजेज हैं वो कर पाएँ। और जैसे ही आप एक्सरसाइजेज करते हैं तो आपके मूवमेंट है वो इम्प्रूव होते हैं, पेन भी कम होता है। लेकिन जो स्टीरॉयड का रोल है वो ओवरऑल सिर्फ स्टीरॉयड देने से जो कम्प्लीटली डिजीज़ है वो नहीं जाएगी, आपको फिजियोथेरेपी इसमें आपको कंटिन्यूस करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो जैसे ही आपका पेन कम होता है, फ्रीजिंग फ्रोजन फेज आपके खत्म हो गए, आपका पेन कम हो गया, इसके बाद में आप हैं वो फिजियोथेरेपी अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसमें फिजियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट जब तक रहती है कि जब तक कि आपके जो शोल्डर के मूवमेंट है वो अपोजिट शोल्डर के बिल्कुल बराबर नहीं आ गए हैं। सामान्यतः 95% पेशेंट्स में ये सिंपल रेमेडीज करके पेन में काफ़ी रिलीफ पाया जा सकता है। लेकिन कुछ पेशेंट्स हैं 5% पेशेंट्स जिनमें पेन की टॉलरेबिलिटी हो सकता है बहुत कम हो, इसकी वजह से वो अगर एक्सरसाइज भी कंटिन्यू नहीं करते हैं या कर नहीं पाते हैं, तो उन पेशेंट्स में डॉक्टर है वो आपको सर्जरी के लिए भी एडवाइस कर सकते हैं। बट यूजुअली ये कंडीशन सेल्फ लिमिटिंग होती है। 95% पेशेंट में ये बिना सर्जरी के ही ठीक हो सकती है। लेकिन कुछ पेशेंट्स में आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी, दूरबीन से सर्जरी भी की जा सकती है। ये सर्जरी है वो 2-3 तरीके से होती है। नॉर्मली अगर सिर्फ बेहोश करके अगर आपके कंधे के मूवमेंट कराए जाएंगे तो उसको कहते हैं मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया, मतलब आपको बेहोश कर दिया जाता है और आपके कंधे के मूवमेंट कराए जाते हैं, जो जिससे कि आपका जो चिपका हुआ कैप्सूल है, जो जोड़ है, उसमें मूवमेंट स्टार्ट होते हैं, वो जो ढीला हो जाता है, लूज हो जाता है, तो उसके जो कंधे के मूवमेंट आपके वो इम्प्रूव हो जाते हैं। इसके अलावा कंधे में एक प्रोसीजर और किया जाता है जो लोकल एनेस्थीसिया में भी किया जा सकता है, उसको कहते हैं हाइड्रोडायलेटेशन। मतलब आपके कंधे में हल्की एक जगह पे, पर्टिकुलर एक जगह पे निडल से सुन करके एक इंजेक्शन से आपके कंधे में सेलाइन इन्फ्लेट किया जाता है, मतलब सेलाइन डाला जाता है, जिससे इसके प्रेशर से जो कैप्सूल है वो हल्का सा उसमें जो चिपक गया है वो ब्रेक होता है और उसमें वो लूज हो जाता है, तो मूवमेंट आपके डेफिनेटली इंप्रूव होते हैं, पेन में भी राहत मिलती है। इसके अलावा जो इससे बेहतर और इससे ज़्यादा कारगर प्रोसीजर है वो है आर्थ्रोस्कोपिक कैप्सुलर रिलीज। मतलब आपके आर्थ्रोस्कोपी दूरबीन से आपके कंधे में एक छेद से दूरबीन डाली जाती है, उसके दूरबीन के थ्रू अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज करके जो कैप्सूल टाइट हो गया उसको रिलीज किया जाता है। और इसमें सर्जरी में जो फर्स्ट सेकंड दोनों ही जो कॉम्बिनेशन है, मतलब मैनिपुलेशन एनेस्थीसिया भी यूज करते हैं और साथ में हाइड्रोडायलेशन भी यूज करते हैं, साथ में कैप्सूल रिलीज भी यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यूज करके जो आपके प्रोसीजर की इफिकेसी है, जो उसकी इफेक्टिवनेस है, वो इम्प्रूव की जाती है। तो इस तरीके से आज की वीडियो हमने जाना दोस्तों कि जो फ्रोजन शोल्डर है, इस बीमारी में किस तरीके से
आपको प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। फर्स्ट फेज में आपको पेन रहता है, सेकेंड फेज में आपको स्टिफनेस रहती है, लेकिन अगर आप प्रॉपर फिजियोथेरेपी और प्रॉपर अपनी मेडिकेशंस लेते हैं तो आप इस दर्द में काफ़ी हद तक राहत पा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे किसी अन्य शोल्डर की समस्या के बारे में बात करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।